जो काम किया है वो ठेकेदारी पड़ता क्या है। तो आप राष्ट्रवादी इस समय भरत सिंह चौधरी नहीं जीतेंगे। कि धामी को लाएंगे, लोग लुभावने ने वादे करेंगे और क्या कहते हैं जनता का वोट अर्जित करेंगे और युवाओं पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए ये वैकेंसी निकाल रही है। केवल ये झूठा आश्वासन है। देखो हमारी उत्तराखंड की जनता बहुत भोली भाली है। उत्तराखंड की जनता को कैसे फंसाया जाता है ये मोदी भी जानते हैं और ये कांग्रेस भी जानती है। तो क्यों उत्तराखंड में मोदी जी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी मुझे टिकट दे दे, मैं ही जीत जाऊंगा। आप खुद देख रहे हैं अधिकतर कितने लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। पहाड़ों में ठंड की दस्तक के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। गांव की चौपाल हो या फिर शहर के बाजार, हर जगह आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता पर काबिज होगी, इसको लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। यही सब जानने के लिए पहाड़ भारत आज पहुंचा है रुद्रप्रयाग विधानसभा में। अभी हम रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में मौजूद है और यहाँ से जानने और समझने की कोशिश करेंगे आम लोगों से कि आखिर जो स्थानीय विधायक है उनके कामकाज से कितना खुश हैं या कितना उनसे उनके कामकाज को लेकर उनके अंदर एक शंका बनी हुई है। यही सब जानने की कोशिश यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ करेंगे आज के जनता सर्वे में। रुद्रप्रयाग बाजार भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित एक बाजार है। यहाँ पे अमूमन 11 बजे के आसपास तक जो आसपास के गांव के लोग हैं खरीदारी करने के लिए इस स्थानीय जो लोकल मार्केट है इनका तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ग्रामीणों का होना भी बहुत वो मैटर करता है और साथ ही उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं और अपना वोट इस बार कौन से मुद्दों को लेकर देंगे। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। अनिल बिष्ट। बिष्ट जी, क्या माहौल चल रहा है? ठंड तो बढ़ गई है, साथ साथ राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। हाँ। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी काम किया बीजेपी ने? स्थानीय विधायक जो हैं उन्होंने क्षेत्र में कुछ काम किया? हाँ बहुत सारा काम किया। अच्छा, कुछ लोग तो नाराज भी नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, खोते रहते हैं। आंदोलन चल रहे हैं लगातार। कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। जीतेगी बीजेपी? हाँ। कितने के पार आ सकती है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, हाँ। लेकिन रुद्रप्रयाग से बीजेपी। बीजेपी स्थानीय विधायक भरत चौधरी जी वही दोबारा से हो सब वही संभावना है पूरी। अगर टिकट किसी और को मिलता है तो तब थोड़ा मुश्किल है। तब थोड़ा मुश्किल है। चलिए, अगर भरत चौधरी को टिकट मिलता है तो जीत बीजेपी की सुनिश्चित है, ऐसा लोगों का कहना है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नाम बता दीजिए। पंकज सिंह। पंकज जी, क्या लगता है रोजगार कितना मिल पाया है? जी, रोजगार की बात करें तो सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं और चाहे युवाओं की बात की जाए तो युवाओं का अधिकतर ऐसा है कि लगभग जितने भी 100 में से अगर आप देखेंगे तो कम से कम 98 या 99 युवक ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। ये रेलवे का काम आया, न युवकों को रोजगार मिला, चाहे वो ऑल वेदर हो, किसी भी क्षेत्र में अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा उत्तराखंड रोजगार की दृष्टि से जितने भी युवा हैं सारे बेरोजगार हैं। अच्छा, सरकार तो जरा इधर आ जाइएगा कैमरे के सामने जी।
सरकार तो कह रही है, सरकार ने तो काफी रोज वो खोल दिया, यूकेएसएससी के फॉर्म खोले, समूह गौ के खोले, पीसीएस के खोल रखे इतने फॉर्म। तो फॉर्म तो खोले, लेकिन अगर लड़कों को निकालना भी तो जरूरी है। फॉर्म अगर मैं भी कहूँगा कि मैं भी आपको रोजगार देना चाहूँगा, उस हिसाब की रणनीति भी तो होनी चाहिए। आप खुद देख रहे हैं अधिकतर कितने लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सरकार को देखना चाहिए। रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाला है, ऐसा यहाँ के जो स्थानीय युवा है उनका कहना है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। और भी लोग उससे जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, नाम बता दीजिएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम महेंद्र है, मैं ग्राम दरमुला से हूँ। सर यहाँ पे सुनने में आया रुद्रप्रयाग का जो बेस हॉस्पिटल है हमारा, वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन हम मजदूर लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? ना तो वहाँ कोटेश्वर जाने के लिए गाड़ियों की सुविधा है, ना कुछ है। यहाँ पे हम लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बहुत कम सी दिहाड़ी है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ड्राइवर हूँ एक टैक्सी यूनियन का, लेकिन हम लोगों को भी तनख्वाह बहुत कम मिलती है। अच्छा, पेट्रोल को लेकर क्या है, महंगा भी हुआ था? पेट्रोल और डीजल तो सर आसमान छू लिया है, लेकिन हमें लोगों से वसूला जा रहा है ये पैसे। हम लोग जनता जो गरीब लोग हैं उन्हीं से वसूला जा रहा है वो पैसे, कि ताकि जैसे के वैसे ही रहेंगे हम लोग, गरीब के तो गरीब ही रहेंगे हम लोग। अच्छा, बीजेपी सरकार ने क्या कुछ किया ड्राइवरों के लिए खास तौर पर? खास तौर तो बीजेपी सरकार ने तो अभी तक तो फिलहाल देखे जाए तो अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, माफ किया है, टैक्स माफ किया शायद 6 महीने का? हाँ जी, ये तो अभी तो 3 महीने का हुआ था, बता रहे थे 6 महीना, लेकिन अभी 3 ही महीने का हुआ। अच्छा, कुछ 2000 रुपये खाते में डालने की बात भी कही गई थी? जी हाँ, वो तो जायज़ बात है, वो तो आए, किसी किसी के आए, किसी किसी के नहीं आए। तो ड्राइवरों का वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बीजेपी को? देखो सर, अभी तो ये बात तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कोई भी जनता की पार्टी, लेकिन वो पब्लिक पर डिपेंड करता है। जो काम करेगा उस बंदे को लोग वोट देंगे, सपोर्ट उसी को करेंगे। अच्छा, आपके क्षेत्रीय जो विधायक हैं उनका कामकाज कैसा लगा 4.5 साल का? जी बहुत अच्छा लगा उनका कामकाज, क्योंकि हम लोग 3 किलोमीटर पैदल आते हैं, इसलिए उनका काम बहुत अच्छा लगता हमें। अच्छा जी हाँ। तो सड़क की बड़ी दुर्दशा है? बहुत बुरी दशा। हमारे लिए तो कोई मानी सड़क का कोई निर्माण ही नहीं है। हम लोग 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, 3 किलोमीटर हम नीचे आके राशन लेके जाते हैं हम लोग, ताकि हमारे पास ना तो घोड़ा ना गाड़ी, कोई सुविधा नहीं हम लोगों का। विधायक साहब तो बहुत बड़े हुए हैं, वो नीचे क्या देखेंगे हम लोगों को, कि गरीब कैसा होता है, कैसा जीते हैं। अच्छा सर, मोदी जी आए थे देहरादून में, बोले कि 2000 किलोमीटर से लंबी हाईवे जो है उत्तराखंड में बना दिया है। लोग कह रहे हैं कि सड़क ही नहीं है। नहीं, सड़क क्यों नहीं है भाई, ये है कि ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाया जिस हिसाब से लोगों ने मन बना रखा था। और स्थानीय व्यापारियों का भी ये सोचना था कि काफ़ी रोड चौड़ी हो जाएगी, जिससे क्या बोलते यात्रा के दौरान, और पार्किंग की क्योंकि व्यवस्था रहती है पहाड़ों में, वो जो है व्यवस्थित हो पाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। रोड का मानक क्या था, क्या हो गया, थोड़ा इसके प्रति जनता का आक्रोश है। कहीं तो आपने बेफिजूल की कटिंगें कर दी और कहीं आपने कुछ नहीं किया। वही की वही स्थिति है। आपको खास तौर से बैंडों पे ध्यान देना चाहिए था। जो बैंड होते हैं वहाँ पर आप कर्व जो यू टर्न होते हैं, किस तरीके से आप वहाँ पर कार्य करेंगे, तो वहाँ पर तो आपका कोई प्लान ही नहीं था ना। वहाँ तो फेल हो चुका है देखा जाए तो पूरा सिस्टम। अच्छा, ये एक हॉस्पिटल शिफ्टिंग की भी बात चल रही है, यहाँ पे लोग कुछ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल लोग यहाँ पर आंदोलन पे बैठे हुए हैं। जन आक्रोश है कि हॉस्पिटल आप उधर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं। भले ऐसा है कि प्रशासन ने अभी पब्लिक को ये कहा है कि हम 2-3 डिपार्टमेंट जो है वहाँ ले जा रहे हैं, जैसे हम दांतों का, आँख का और कान का ले जा रहे हैं, लेकिन ये तो शुरुआत है ना। हल्के तो होता है, अभी हल्के आप कहाँ से कहाँ पहुँचवा दोगे सब चीज़ें। आप पहले भी यहाँ से कलेक्ट्रेट यहाँ से चला गया। मैं स्वीकार रहा हूँ कि जगह का अभाव है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप जन सुविधाओं को परे रखकर सिर्फ क्या बोलते हैं डॉक्टरों की सुविधाओं को देखते रहो। डॉक्टर तो फ्री रहेगा वहाँ पर। यहाँ तो बाजार के बीच में तो काफ़ी कमियाँ डॉक्टरों की उजागर हो जाती है और दिख जाती है, और थोड़ा घबराहट में भी वो काम कर देते हैं। पर वहाँ तो मनमानी करेंगे, मतलब जितनी दादागिरी उनकी यहाँ थी उससे ज़्यादा दुगुनी उन दादागिरी क्या बोलते डॉक्टरों की वहाँ हो जाएगी। अच्छा, जब हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात चली थी उस टाइम पे विरोध क्यों नहीं हुआ? अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे विरोध तेज हो रहा है, तो कहीं ये एक राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? स्टंट राजनीतिक
तो होते ही हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। जो भी चीज़ें राजनीतिक तौर पे जुड़ी रहती है स्टंट होते हैं, पर यह है कि इसमें जनता की भी भागीदारी है। हमें खास तौर से ये देखना चाहिए किसी भी आंदोलन में कि नेतृत्व क्या है, नेतृत्व किसी एक पक्ष का है या बहुपक्षीय है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो आंदोलन है इसमें जो नेतृत्व चल रहा है तो ये बहुपक्षीय है। इसमें व्यापार मंडल भी देख रहा हूँ मैं इन्वॉल्व है, कांग्रेस भी इन्वॉल्व है, यूकेडी भी इन्वॉल्व है और आम जनता भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे नहीं लगता ये राजनीतिक आंदोलन कहा जा सकता है इसको। 2022 में क्या लगता है खासतौर पर रुद्रप्रयाग विधानसभा? देखिए, मैं रुद्रप्रयाग की विधानसभा नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं तो पूरा उत्तराखंड लेकर चल रहा हूँ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही आएगा, मोदी के बैनर तले जो चुनाव लड़ेगा उसी ने जीतना है। या फिर चाहे टिकट किसी को भी मिले, ऐसा कोई बाध्यकारी थोड़ी नहीं है कि इसको मिल गया उसको। मतलब मोदी के नाम पे हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए कि तो पार्टी की पॉलिसी है, पार्टी तो कुछ भी करते हैं। पब्लिक को इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पब्लिक को ये फर्क पड़ता है कि कुछ चीज़ें जैसे महंगाई बढ़ गई है उसका फर्क पड़ता है, लेकिन महंगाई हम यही नहीं देखेंगे ना कैसे बढ़ी है। अब जैसे यात्रा काल के दौरान देखिए मोदी जी केदारनाथ पहुंच गए। मोदी जी के बार बार केदारनाथ आने से कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जो उत्तराखंड आने वाले या भारत आने वाले लोग होंगे वो सर्च करते हैं कि केदारनाथ कहाँ है। तो मोदी जी के बार बार केदारनाथ आने से हमारे रोजगार को भी बढ़ावा मिला है और हमारा व्यवसाय जो है बढ़ा है। अच्छा, व्यवसाय बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो है तेल के दाम हो या सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल हो, ये भी बढ़े। नहीं, देखिए अब मैं बढ़े हुए को नहीं कहूँगा। देखिए ये तो समयानुसार देखो क्या बोलते हैं, आपकी महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई को तो आप रोक नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं महंगाई को आप। महंगाई नहीं तो बढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि सिलेंडर अगर इस समय 900 रुपये का हो गया या कांग्रेस या यूकेडी आ गई तो वो 900 से 400 हो जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है ना। पर ये देखिए कि सिलेंडर की काला बाजारी देखिए बंद हो गई। कहीं ना कहीं लोग क्या बोलते हैं, काला बाजारी करके सिलेंडर जो है किसी ब्लैक मेलर से खरीदेंगे, उसको वो 1200 का या 1300 का मनमानी मिलेगा। यहाँ पर सिलेंडर आप उसी रेट का जो रेट में उसको क्या बोलते हैं पर्ची में करते हैं, कभी भी आप जाके सिलेंडर ले सकते हो उस रेट में। कहीं ना कहीं काला बाजारी तो खत्म हुई है। अगर 2 रुपये एक्स्ट्रा चला भी गया तो सरकार के खाते में जा रहा है ना, किसी के जेब में तो नहीं जा रहा है। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, महंगाई की बात की, कांग्रेस कहती है कि 70 सालों में 450 तक ही वो सिलेंडर पहुंचा पाई, बीजेपी 7 सालों में 900 पार कर गई। जी वाकई वो देखने वाली बात है। आम जनता बहुत परेशान है और जो वर्तमान की स्थितियां बनी हुई हैं बिल्कुल तानाशाही वाली स्थिति बनी हुई है और सिलेंडर के दाम इतने ऊंचे बने हुए हैं, सब्सिडी के नाम पे लोगों को ठगा गया है। और आज बेरोजगारी का जो आंकड़ा आप देखें तो सबसे ज़्यादा परेशान आज इस सरकार में जो परेशान है वो युवा वर्ग है। और जितने रोजगार आज तक मिलते भी थे, जो एक औसतन अनुपात के तहत जो रोजगार मिलते थे, वो आज सारे बंद पड़े हुए हैं। तो युवा भारी नाराज है और इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन होगा और निस्संदेह कांग्रेस की सरकार आएगी इस बार। अच्छा, धामी जी ने तो बम्पर भर्तियां निकाल रखी है युवा। जी साहब, ये तो सिर्फ क्या कहते हैं, जो अभी वर्तमान में जो भर्तियां 4.5 साल वो सोए हुए थे क्या, जो आज 6 महीने में याद आ गया। 4.5 साल में धामी जी नहीं थे, जो बाकी मुख्यमंत्री थे। सरकार उत्तराखंड में क्या कहते हैं भाजपा की सरकार थी, उनने 4.5 साल में किया क्या है। जो धामी जी को तो एक अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को रिकवर करने की बात की गई है कि धामी को लाएंगे, लोक लुभाओं ने वादे करेंगे और क्या कहते हैं जनता का वोट अर्जित करेंगे। और आज रुद्रप्रयाग की जनता हो चाहे उत्तराखंड की जनता हो, इन सारे चीजों को समझती है और निस्संदेह उत्तराखंड में पूर्ण परिवर्तन होगा और इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। और कांग्रेस की सरकार में रोजगार मिलता था, बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ा हुआ नहीं था, भ्रष्टाचार इतना नहीं था, लेकिन आज जो वर्तमान में सरकार है पूरी रूप से तानाशाही कर रही है और लाठी डंडे की सरकार समझ के चला रही है। इसको तानाशाही पूरी हावी है और आम जनता बड़ी परेशान है। और आज सबसे ज्यादा परेशान जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो ज्यादा परेशान है। अमीर अमीर होता जा रहा है, अंबानी तो अंबानी बन रहा है और जो मिडिल क्लास का आदमी था वो बिल्कुल नीचे स्तर पे लुढ़क के जा रहा है। अच्छा, ये था कि जो देवस्थानम बोर्ड है उसको लेकर सरकार को काफ़ी विरोध झेलना पड़ा था और रोजगार को लेकर भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये हाल ही में भर्तियां निकाली और देवस्थानम बोर्ड को भी भंग कर दिया, तो डैमेज कंट्रोल तो किया है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, किया नहीं कह सकते उसको हम। मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि उसको करने की कोशिश उनके द्वारा की गई है, लेकिन वो कोशिश क्या कहते हैं वो उनके लिए फायदेमंद नहीं होगी। अब आप बताइए, वो आपके किसान आंदोलन चल रहा था आपका यूपी में और आप उसको डैमेज कंट्रोल की बात करेंगे, 700 किसान मर गए। तो इन चीज़ों को आम आदमी समझता है इन चीज़ों की कि आज जो ये कार्य हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं ताकि
हम क्या कहते हैं वापस आ सके सरकार में, ना कि उनका जनता से कोई सरोकार है, जनता से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ अपने आप को किस प्रकार से हम अपनी पार्टी को स्टैंड करें, इस आधार पे अपनी चुनाव रणनीति को बना रहे हैं। 2022 में क्या कहते हैं यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आएगी और आम आदमी चाहता है, बहुत परेशान है भाजपा से, और आम आदमी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार देखना चाहता है और जनता ने परिवर्तन का मन बनाया। और अच्छा, आम आदमी पार्टी भी एक नई उत्तराखंड में इस बार राजनीतिक दांव खेलने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनने में आया आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड से चुनाव लड़ेगी और वो भी लगे हुए हैं, कार्यकाल अच्छा रहा उनका भी। और हम तो चाहते हैं कि रुद्रप्रयाग से क्या कहते हैं कांग्रेस के बढ़िया प्रत्याशी को टिकट मिल जाए और कांग्रेस की सरकार बने और आम आदमी को रोजगार मिले और क्या कहते हैं उत्तराखंड में एक स्वराज की स्थापना हो सके। आम आदमी को रोजगार मिले, यही डिमांड रहेगी 2022 के। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, जिस हिसाब से उत्तराखंड का परिप्रेक्ष्य है और उत्तराखंड में युवाओं की जो बहुसंपदा है और युवाओं का उत्तराखंड भी कहा जाता है, परंतु जिस हिसाब से कुछ भी सरकारें हैं उत्तराखंड बनने के बाद, जितने भी सरकारें हैं उन्होंने युवाओं के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान जो सरकार बनी और युवा चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक जो कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है, युवाओं के प्रति किसी ने सोचा नहीं है। आज आप रोजगार की बात कर रहे हैं या आप वैकेंसी निकालने की बात कर रही हैं कि भाई उत्तराखंड में वैकेंसी निकली है, क्या विगत 4 साल पहले वो वैकेंसी भी निकाली जा सकती थी? आज अगर कोई युवा रोजगार करता तो उसको 4 साल पूरे हो जाते, परंतु सरकार अपनी राजनीतिक रोटी सीखने के लिए और युवाओं पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए ये वैकेंसी निकाल रही है। केवल ये झूठा आश्वासन है। आप देखो ना, एग्जाम हो गए हैं, परंतु एग्जाम पास क्वालिफाइड करने के बाद उनको नियुक्तियां कब मिलेंगी? क्या 2022 के बाद मिलेंगी, या ये केवल राजनीतिक एक शुभगुआर थी कि सरकार लोगों को या युवाओं को अपने प्रति खींचने का काम कर रही थी? अच्छा, 2022 में क्या लगता है, अगर बीजेपी नहीं कांग्रेस नहीं तो फिर? देखो, मैं आपको एक बात कहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी की बात तो वो लोग करते हैं जिन्होंने पार्टी में रहना है। हम एक आम जनमानस है, हम जनमानस की बात करेंगे। अगर मैं पार्टी की बात करते हैं, आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी है, मुमकिन है, बहुत सारी सब बातें करते हैं कि कांग्रेस है, राहुल गांधी, मैं इन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा। देखो, हमारी उत्तराखंड की जनता बहुत भोली भाली है। उत्तराखंड की जनता को कैसे फंसाया जाता है ये मोदी भी जानते हैं और ये कांग्रेस भी जानती है। हमारे मोदी जी देहरादून में आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर मोदी जी के नाम पर उत्तराखंड का चुनाव लड़ा जाना है तो क्यों उत्तराखंड में मोदी जी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया जाए उत्तराखंड का, क्या पता और विकास हो जाए। परंतु ये सरकार ऐसी करेंगे नहीं, ये मोदी जी को आगे करेंगे, ये राहुल गांधी को आगे करेंगे, इस प्रकार से राजनीति करेंगे। अभी हमारे उत्तराखंड की जनता को मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से फंसाया है। एक छोटा सा वर्ड बोल दिया कि भाई बहनों बोल करके, हमारा जो गढ़वाली लोकल जो वर्ड है, भाई बहनों मैं तुम दगड़ी छूँ, मैं तुम्हारी बात करूँ छूँ, इस करके हमारे उत्तराखंड के लोगों को फंसा दिया और हमारे उत्तराखंड के लोग सारे फंस गए कि मोदी जी आ गए, उन्होंने हमारे बारे में 2 चीज़ें बोल दे। अरे रोजगार की बात करो, आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप उत्तराखंड के पर्यटन के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? अब हम युवा हूँ, इतने सारे बेरोजगार हैं। अब कुछ लोग कहते हैं क्या ये बेरोजगारी भाजपा सरकार में नहीं, ये बेरोजगारी विगत 20 सालों से उत्तराखंड में, परंतु सरकार तुम्हारी भी रही है, कांग्रेस की भी रही है, किसी सरकार ने इसको हटाने की बात नहीं की है। आज नेताएं देख लो, आज रुद्रप्रयाग की बात, हम अगर विधानसभा की बात करते हैं, कौन सा गाँव ऐसा छूटा है जहाँ राजनेताओं के पोस्टर न लगे हुए हैं? ये कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, बस क्या ली जो गधे रहे उस तरह से आ जाते हैं और भाग जाते हैं। 2022 का चुनाव जैसे ही खत्म होगा, ये लोग ना कहीं जनता के बीच दिखेंगे, जनता के बीच हम लोग, ये लोग जितने यहाँ पे हैं वही दिखेंगे। ये दिखेंगे जो दिन भर घूम रहे हैं, या ये लोग दिखेंगे दुकानदार, हम ही लोग दिखेंगे। हम बेरोजगार लोग हैं और हम जिस सरकार से कहते हैं, हम तो हमें अपने युवा लोगों से यही अपील करते हैं कि वोट आप किसी राजनीतिक पार्टी के फंदे में मत आओ। आप एक पढ़ा लिखा वोटर है, एक जागरूक लोग है, सब ग्रेजुएशन, सब डिग्रियाँ डिप्लोमाधारी हैं, सब ऐसे बंदे को वोट दीजिए जो आपके रोजगार के बारे में, जो उत्तराखंड के बारे में सोचता है। सुना था कि एक नारा, एक कहावत हमारे उत्तराखंड पे फीट बैठती थी कि उत्तराखंड का जो युग, उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का पानी, जो रोजगार है यहाँ के काम आएगा। परंतु ये यहाँ की सरकारों ने नथिंग, जीरो कर दिया और सब ये छल छपटे वाली सरकारें हैं। ये रुद्रप्रयाग से किसे जिता रहे हो? देखो, हम जिताने की बात तो नहीं करेंगे, क्या मेरे एक वोट से कौन जीत जाएगा, परंतु मैं उसी प्रत्याशी को वोट दूंगा जो उत्तराखंड रुद्रप्रयाग विधानसभा के बारे में अच्छे से सोचे। लोग विकास की बात करते हैं, विकास का मॉडल क्या होता है? आप भी लोग कहते हैं ना कि हमने रुद्रप्रयाग विधानसभा में विकास कर दिया। विधायक जी तो लेके आए थे विकास का मॉडल। अभी देखो, विकास का मॉडल देखो, बहुत सारे लोगों ने विकास का मॉडल लेके आए थे, बहुत सारे लोग लेके आए। अगर मैं भी प्रत्याशी रहता हूँ, मैं भी बहुत बड़ी बड़ी ठोक दूंगा कि मैं विकास करूंगा, परंतु विकास का क्या परिभाषा होती वो हमको समझाए ना। विकास की क्या परिभाषा? अगर रोड काट के या ठेकेदारी करके, मैं व्यक्तिगत विशेष बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं विधायक जी के प्रति ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठेकेदार विशेष कुछ भी, परंतु मैं ये कह रहा हूँ अगर रोड काटने से अगर विकास होता
तो इससे पहले हमारे भवन चंद्र खनोड़ जी हमारे सेंटर में परिवहन मंत्री रहे, उन्होंने असम में जो काम किया है वो कभी कोई कर नहीं सकता है। परंतु हम क्या कह रहे हैं, क्या वहाँ का विकास हो गया है? क्या असम में सब लोगों को रोजगार मिला है? ये छोटी छोटी बातें, ये तो बोलने वाली बातें, ये राजनीतिक रोटी सेकने वाली। विधायक जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जो देखो, स्थानीय विधायक के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो सभी लगे हुए हैं, सभी कह रहे हैं कि हमने इतना काम कर दिया, उतना काम कर दिया, परंतु आम जनमानस से बात करें ना, काम राजनीति नहीं बोलता है। अगर मैं उनका सपोर्टर हूं या उनका विरोधी हूं, ये मुझसे और आपसे बात तुलना हो सकती है, परंतु आम जनमानस से पूछे ना, गांव की जनता से पूछे क्या रोजगार हुआ है, क्या विकास हुआ है, उनसे पूछे आप, वो आपको सही सटीक। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि रोजगार के नाम पे या विकास के नाम पे केवल बोलने वाली बातें हैं, और ये राजनेता हैं, ये तो बात ऐसी करेंगे, परंतु आम जनमानस से आप बात पूछेंगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। स्थानीय विधायक है, अस्पताल दिया होगा, स्कूल दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। देखो दीदी, सब सरकार है, अगर जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो काम करेगा। अगर ग्राम प्रधान की बात करें तो ग्राम प्रधान किसी का राशन कार्ड बनाता है, किसी को मकान दिलाता है, किसी का मनरेगा में काम करता है, वो प्रतिनिधि है, उसने काम करना है। परंतु कोई प्रतिनिधि ये बोले कि मैंने पिछले से ज़्यादा कर दिया, वो बहुत ओछी वाली बातें हैं। प्रतिनिधि जो भी आता है काम करने, बदलाव जरूर होगा। अगर युवाओं की बात करेंगे तो युवा बदलाव जरूर करेंगे। अच्छा, जो स्थानीय विधायक हैं यहाँ के, उन पे लोग कहते हैं कि ठेकेदारों के विधायक हैं, ऐसा सुनने में आया। देखो, ये बात तो हमने भी सुनी है, सुनी बातें हम भी आपसे कह रहे हैं, हम बात जनता के बीच की सुनी हुई बातें आपसे कह रहे हैं। लोग ठेकेदार कह रहे हैं, परंतु लोग क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, अब मैं अपनी बात करता हूं। मैंने भी लोगों की बातें सुनी है कि लोग कहते हैं कि भाई जो हमारे विधायक बने हैं वो ठेकेदार हैं, उन्होंने रोडें काटवाई हैं। अब ये तो जनता जाने, जिनका काम करे, जिस विभाग में काम करें, या तो विभाग को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या तो विधायक जी को खुद आके सामने बात करनी पड़ेगी कि मैं ठेकेदार हूँ कि नहीं हूँ। चलिए और भी उनसे भी जानने। ताऊ जी नमस्कार। नमस्ते। हेलो जी, मैं बता दीजिए, उससे आप बता दीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पूजा पाठ का काम करता हूँ, पिटाई का काम करता हूँ। आप चौधरी जी की बात करते हैं, वाकई में सही है कि चौधरी जी ने यहाँ पे जो है जो काम किया है वो ठेकेदारी पर था क्या है। तो आप अस्पष्ट इस समय भरत सिंह चौधरी नहीं जीतेंगे, अस्पष्ट वाली बात है। इसमें कांग्रेस आएगी। और आज जो है सोमवार है, मैंने थाली कोटेश्वर मादी की कसम खाता हूँ, इस समय जो है कांग्रेस की सरकार आएगी, भरत सिंह चौधरी को कोई हमारे यहाँ से कोई वोट नहीं देगा। चौधरी जी भी ये टीका टूका गले रुद्राक्ष वो नहीं कर पाएंगे इस काम को, उनके बस की बात नहीं, उनके पास अरबों रुपया है, इस काम को गरीब आदमी कर सकता है। आप बुरा मत मितबर जी, इस काम को जो है छोटा आदमी कर सकता है, जिसके पास अरब रुपये वो कर देगा इस काम। थैंक यू। ठीक है, और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या। सर नमस्कार। मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या लगता है विधायक जी ने क्या कुछ किया 4.5 सालों में? कुछ नहीं का, महंगाई तो आसमान छू लिया है। जो राशन, जो गैस सिलेंडर का जो है सब्सिडी के नाम पर में लोग को बेवकूफ़ बनाए, और ये फ्री में अनाज बांट के जो है, एक तरफ तो चावल बांटते हैं फ्री में, दूसरी तरफ दाल तेल इसकी भाव बढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोग व्यापारी आदमी हैं, ये जूते का जो है 500 रुपये, जो वो 5 रुपये था बैट, अब उसको 12 रुपये करने जा रहे हैं। तो महंगाई तो आसमान छू लिया। क्या लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट तो कह रही है कि महंगाई पे भी मार की है, रोजगार भी दिया है? नहीं, खाली दिखावा किए हैं ये। हाँ, खाली ये पत्रकारिता में जो है लोग टीवी पर में लोग देखते हैं, लेकिन हकीकत में जो है लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, हाल ही में पिछले वो दिवाली थी, कैसी रही दिवाली इस बार? तेल भी महंगा हो गया था, जलाई या नहीं जलाई? जलाए, लेकिन जहाँ पर मैं 1 लीटर 1 किलो जलाना था, वहाँ पे आधे किलो में जलाए। महंगाई जैसे 100 रुपये था तेल, तो 200 रुपये 220 रुपये हो गया था। तो महंगाई तो आसमान छू गया। जो किचन का जो भाव है, राशन पानी, मेन चीज़ गरीब आदमी के लिए जो है बहुत ही महंगा हो गया। 2022 में बीजेपी आएगी या फिर कोई दूसरी? यहाँ तो जनता तो अंधविश्वास है, लेकिन बदलाव होनी चाहिए। जब तक बदलाव नहीं होंगे तो अपना जो है राज समझते हैं। जनता जब तक तिरस्कार नहीं करेंगे तो तब तक जो है महंगाई पे काबू नहीं आ सकता। चलिए, मुख्य मुद्दा जो है महंगाई होने वाली है 2022 के विधानसभा चुनावों में, और इसके साथ साथ और भी क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं विधानसभा चुनाव में, और क्या जनता की राय है, किस तरीके से जनता आने वाले चुनाव को देखते हैं, ये सब हम जानेंगे। इसके लिए पहुंचते हैं अगले पड़ाव पर। तब तक आप देखते रहिए पहाड़ भारत।
जनता सर्वे के दौरान हमें एक आंदोलन के बारे में पता चला जो रुद्रप्रयाग के ही जिला चिकित्सालय में चल रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं जो ये आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। आखिर आंदोलन किस चीज़ को लेके है ये भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जरा यहाँ पे ये ट्रक एक देख लीजिए किस तरीके से इसको यहाँ पे रोका गया है। इसको खास तौर पर इसलिए यहाँ पे रोका गया है क्योंकि इस ट्रक में अस्पताल का सामान इस ट्रक में होकर के जहां दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है तो वहां जाना था। स्थानीय लोगों का विरोध है हॉस्पिटल शिफ्टिंग को लेकर, जिला चिकित्सालय जो ये रुद्रप्रयाग का है इसको लेकर। तो आइए यहाँ के जो आंदोलन कर रहे हैं जो आंदोलनकारी, उनसे जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये पूरा आंदोलन है और कब से ये आंदोलन कर रहे हैं। सर नमस्कार, ये आंदोलन कब से चल रहा है आप लोगों का? ये आंदोलन को तो आज 5वां दिन है। इससे पहले हम सीएमओ से भी मिले और एक्चुअल में आप बताएं, मैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन का अध्यक्ष हूँ। मैंने चिट्ठी 2019 में लिखी थी मुख्यमंत्री को कि ऐसा सुनने में आ रहा है और उसमें अपना सबमिशन दिया था। अनफॉर्चुनेटली आज मैं दूसरी ड्रेस में हूँ, कागज़ नहीं है मेरे पास यहाँ पर। अच्छा, आंदोलन किस चीज़ का है? आंदोलन इस चीज़ का है कि इस अस्पताल को भी बरकरार, इस हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको न रखा जाए, वो रहे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर ये CHC भी वो कह रहे हैं कि ये CHC की बिल्डिंग है तो 2-3 डॉक्टर 4-5 डॉक्टर तो CHC में वो देना यहाँ रखे और जनरल OPD भी यहाँ रखे। अच्छा, जिला चिकित्सालय का बोर्ड लगा इतना बड़ा उद्घाटन और अंदर पत्थर है। लेकिन अब DM ने ये कहा कि ये CHC की बिल्डिंग है, आपको पता नहीं है, जगह नहीं है यहाँ। मैंने कहा मैं आपकी एक चीज़ से सहमत हूँ कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और नहीं है, इसका जवाबदार भी प्रशासन है। तमाम सरकारी जमीन थी सब घेर दी, जबकि कायदा ये होता है कि सरकारी ज़मीन के बगल में अगर कोई सरकारी ज़मीन होती है तो NOC लेनी पड़ती है हॉस्पिटल से, लेकिन ये नहीं हुआ। अब आज कमी हो गई। अच्छा, शिफ्ट कहाँ हो रहा है? शिफ्ट वही जो उन्होंने दिया है, माधव आश्रम जी ने जो दान में दिया है सरकार को, उसमें शिफ्ट हो रहा है। कितनी दूर है जिला मुख्यालय? यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पड़ेगा। तो अगर 4 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल शिफ्ट होता है तो इससे लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ गाड़ियाँ रेगुलर जाती नहीं है, मेन रोड पर तो है नहीं। ठीक, अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं तो लगभग 400-500 रुपये पड़ता है। ठीक, और ये इतना हम ये भी नहीं कर सकते कि हर समय वो अवेलेबल हो जाएगा। टैक्सी वाला उसको कहीं मिल गई तो चला गया। अब जिनकी अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जन सामान्य है उसके लिए दिक्कत है। एक चीज़ आपके नॉलेज में और डाल दूँ कि जब ये डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में था तब ये उसका आखिरी किनारा था पौड़ी जिले का, और यहाँ पर जो 3 पट्टियाँ हैं, रानीगढ़, धनपुर और बचन सिंह, उनके लिए प्रिंट वाली जगह थी कि मेन रोड से कहीं से भी गाड़ी से आ जाए, जहाँ से भी जो आना चाहे रोड पर उतरना है और आना है। अब वो बात दिगर है कि आज सबकी व्हीकल हो गई इसलिए ट्रैफिक बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर सुविधा थी। हम अब भी कह रहे हैं कि इसको CHC मान लो उन्हीं के कहने से, लेकिन 2-4 डॉक्टर यहाँ पर रखो, जो ज़्यादा सीरियस हो जाएगा उसको आप वहाँ भेज दीजिए कोटेश्वर। आंदोलन चल रहा है आपका सर, थोड़ा सा टाइम लूँगा। आंदोलन चल रहा है आपका यहाँ पे शिफ्टिंग को लेकर, लेकिन ये आंदोलन अभी क्यों? जब शुरुआत में जब इसकी बात चली थी कि शिफ्टिंग की सुगबुगाहट हुई थी उस समय आंदोलन क्यों नहीं? और जैसे चुनाव आ रहे हैं तो इस ये बिल्कुल कहना गलत है कि इसकी कोई सुगबुगाहट चली थी। निश्चित रूप से हमारे प्रशासन को ये वाजिब नहीं समझा, इन्होंने किसी जनप्रतिनिधि को पूछना, बाजार के लोगों को पूछना, सिटीजनों को पूछना, वरिष्ठ सिटीजन को पूछना कि ये स्थिति है कि इसको वहाँ से शिफ्ट करना है। इन्होंने एक तुकलुकी फरमान लगा करके आज से करीबन 8 तारीख को इन्होंने यहाँ से माल शिफ्टिंग करना शुरू किया, और तब जाके हम लोगों को पता चला कि ये आखिर हो क्या रहा है। हमने CMO से बात की, जिलाधिकारी से बात की। जिलाधिकारी का कहना है कि ऊपर से आदेश है, और इन्होंने आम जनता की जनभावनाओं को न देखते हुए केवल अपनी सुविधाएं अपने हिसाब से ये काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्यालय का हॉस्पिटल है, यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, गांव से सभी लोग यहाँ पे रुद्रप्रयाग में आते हैं, और एक छोटा सा गरीब व्यक्ति भी यहाँ पे अपना इलाज कराता था। वैसे भी ये हॉस्पिटल एक तो रेफर सेंटर के रूप में गिना जाता था, और इसी हॉस्पिटल को आप दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। हमारा विरोध वहाँ नहीं है कि वहाँ हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए, बहुत सुंदर सुसज्जित हॉस्पिटल बनना चाहिए, पर जो हमारे अधिकतम जो मूलभूत डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे देखें, आम गरीब जनता आती है उसके लिए परेशानी ना हो, इसलिए मुख्यालय का हॉस्पिटल यहाँ पे यथावत रहना चाहिए और वहाँ पे उच्च आधुनिक हॉस्पिटल बने, इसमें उनका स्वागत है। लेकिन सरकार अब ये जो सुनने में आ रहा है कि ये PP मोड़ पर किसी बाह्य संस्था को, प्राइवेट संस्था को यह बिल्डिंग बेचने की तैयारी कर रही है, ये सरकार की नाकामयाबी है।
और ये सरकार का षड्यंत्र है। अच्छा, 4 किलोमीटर दूर जो है हॉस्पिटल शिफ्ट होने वाला है। खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे केसेस होते हैं, फिर चाहे वो डिलीवरी के हो या फिर जो एक्सीडेंट वगैरह जल्दी हो जाते हैं तो एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक तो पहाड़ों में वैसी एम्बुलेंसों की कमी है, ऊपर से सड़कें भी ठीक नहीं है, तो 4 किलोमीटर जब जाएंगे तो वहाँ तक तो आदमी वैसे ही हो जाएगा, मर जाएगा। क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल सरासर नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है और ये है जनता का, गरीब जनता का, जो शोषित जनता यहाँ पर वार्ड नंबर 1 से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अंतिम पायदान में खड़े हैं। उनका जो नैसर्गिक शोषण कहेंगे हम, ये जो शोषण हो रहा है ये बहुत ख़राब है और इसलिए जनता तड़प तड़प के मर जाएगी यहाँ पर और उनका जीना दुभर हो जाएगा। अच्छा, तो ये कहीं चुनाव में भी प्रभाव डालेगा? चुनाव में प्रभाव डालेगा। यहाँ पर देखा जाएगा कौन साथ में है, कौन नेता बनने लायक। केवल वोट बैंक की राजनीति इस समय खत्म होगी। अच्छा, विधायक जी से बात किया आपने ये शिफ्टिंग को विधायक जी को पता है, वो इस पे नजरअंदाज कर रहे हैं इस बात को। उनको पता है क्या होने वाला और क्या होगा। दादी जी भी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। दादी जी नमस्ते। नमस्ते। बैठे हो आप यहाँ पे क्यों? अब ऐसे बैठ रखा, गरीब आदमी सीडीओ ऑफिस चल गए, समाज कल्याण चल गया, डीएम कोर्ट चल गए, जज कोर्ट चल गए, तहसील चल गए, अब लास्ट बचाइए अस्पताल। इसलिए हम ये आंदोलन पर बैठ रखे हैं यहाँ कि गरीब के पास पैसा नहीं होगा तो वैसे ही मरेगा वहाँ। जब तक वहाँ जाएगा तब तक उसका दम निकल जाएंगे, फिर हमारे क्या होगा गरीबों का। तो इसे जाने दोगे या नहीं, हमने इसको जाना नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं। चाहे कि तो खून देंगे, जान देंगे, पर अस्पताल कोटेश्वर नहीं जाएगा। अच्छा, ट्रक भी रोक के रखा आपने? क्यों? ये ट्रक भी रोक के रखा? हाँ, रोका हमने। जब पहले आंदोलन हुआ रोक रखा है, हमने कोटेश्वर नहीं जाने दो अस्पताल, बिल्कुल भी नहीं। ताकि हमको देहरादून राजधानी में जाना पड़े, और हमने अस्पताल गरीबों का है ये वाला, हमारे क्या सबों का है। सारी दुनिया जिला बना, यहाँ तो यहाँ बने लोगों की बनाई, 2 महाराज जिला वाले यहाँ फंस रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे यहाँ मारने के लिए, हर जिला वाले फंस रहे। तो पहले जिले क्यों बनाए यहाँ? डीएम साहब किसी से बात की आपने कि इसको मत जाने? वही नहीं गया, काली से आया। अच्छा। मैं अपने में तो गया था ना, तो वहीं से मैं घर भी नहीं गए, बाटी यहाँ पर आया मैं। अच्छा। बस हमको ये है, पुलिस हमारे साथ रहेगी, डीएम हमारे साथ रहेगा, हम डीएम कोर्ट जाएंगे, डीएम के पास बोलेंगे भाई हमारे गरीबों का भला करो। अच्छा। हमने अस्पताल नहीं जाना देना। बस तो ताई जी पक्का मन बना लिया कि अस्पताल नहीं जाना? यही बेटा। अच्छा, डॉक्टर वगैरह हैं या फिर खाली अस्पताल को ही पकड़ के रखा है? ना, डॉक्टर भी पता नहीं होगा, 2-4 इलाज होता है। जनता सर्वे के दौरान आज हमने आपको दिखाया रुद्रप्रयाग विधानसभा के मुख्य बाजार से क्या लोग सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं और स्थानीय विधायक के कामकाज से कितना खुश हैं या फिर कुछ शंकाएं जो उनके मन में, वो सब आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया। साथ ही जो रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल को शिफ्टिंग करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो भी आप लोगों को दिखाया। अब अगले पड़ाव में जनता सर्वे के दौरान रुद्रप्रयाग विधानसभा के ही किसी और क्षेत्र से और भी नई अपडेट आप लोगों को देंगे। तब तक देखते रहे आप पहाड़ भारत, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आगे भी इस तरीके की वीडियोज आपको मिल सके। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। मैं कमल पिमोली, पहाड़ भारत के लिए।